निशा फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसने उसे पूरी जिंदगी इस स्याह बंगले की कैद से ज्यादा कुछ नहीं दिया था, और अब वो उसे उसकी आगे की जिंदगी भी ऐसी ही छीन लेना चाहती थी। वो अपने ही भाई से बचाकर उसे अनजान और गैर लोगों के सुपुर्द कर देना चाहती थी, जिन्हें जानना तो दूर उसके ने आज तक उन्हें देखा तक नहीं था। निशा ने नफी में सर हिलाते जिंदगी में पहली बार उनकी कोई बात मानने से इनकार किया था। निशा मेरी जान, ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे। प्लीज बच्चे, इस बंगले में आपका मजीद रहना खतरे से खाली नहीं है। ब्लैक ईगल किसी भी टाइम आकर आपको ले जा सकता है, उसकी ताकत के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो मेरी गुड़िया। समारा बेगम ने शायद आज पहली बार उससे इतनी खुलकर बात की थी, इस बात से अनजान के वो बहुत पहले से उसके इन तमाम हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। वबान की वजह से पहले ही वो शदीद सदमे में थी, ऊपर से समारा बेगम ने उसे नए शौक से दो चार कर दिया था। निशा पूरी तरह चकरा कर रह गई थी। निशा आज उनकी कोई दलील नहीं सुनना चाहती थी, वो उनकी हर बात के जवाब में नफी में सर हिला रही थी। जब उसकी नजर कमरे में दाखिल होते वहबान पर पड़ी थी, समारा बेगम की दरवाजे की जानिब पुश थी, जिस वजह से वो वहबान को नहीं देख पाती थी। लेकिन जहां उसे जिंदा सलामत सामने खड़ा देख निशा की आंखें खुशी से जगमगा उठी थी, वहीं सामने बैठी समारा बेगम और ऊपर लगे कैमरे के खौफ से उसका चेहरा जद पड़ा था। निशा बेटा, कल तक का टाइम है आपके पास, आप अच्छे से सोच लो मेरी जान। होगा वही जो आप चाहोगी, जिसमें आपकी खुशी होगी। समारा बेगम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाई थी, इसलिए फौरन उसकी बात मानती आंखें में रिक्वेस्ट करती पलटने को थी, जब निशा ने फौरन उनको कंधों से थामते रोक लिया था, क्योंकि ऐन उसके पीछे वहबान खड़ा था। वहबान को अगर वो देख लेती तो वहबान ने इन्हें यही खत्म कर देना था, जो निशा कभी नहीं होने देना चाहती थी। चाहे जो भी हो, वो उसकी बात थी और उन्हें नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती थी। निशा ने सिचुएशन के पेश नजर तनाई मजबूरी के आलम में उनको देखते इशारे से इस रिश्ते पर राजी होने का जवाब दे दिया था। इस वक्त उन्हें यही रोकने का निशा का को कोई और जवाब नहीं मिला था। क्या मतलब, तुम राजी हो शादी के लिए? समारा बेगम असमारा बेगम उसके एकदम मान जाने पर खुशी से भरपूर लहजे में बोली थी, जिस पर निशा की आंखों से आंसू गिरकर उसके गुलाबी गालों पर फिसल गए थे। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे रोना क्यों आ रहा था। किसी अजनबी के सुपुर्द खुद को करने के लिए मान जाने पर, या फिर सामने खड़े उस अजनबी मगर दिल के करीब शख्स से हमेशा हमेशा के लिए दस्तदार होने पर। असमारा बेगम के पूछने पर उसने साहबत में सर हिला दिया था, जबकि निगाहें ही निगाहों में वो वहबान को साइड पर होने के इशारे करने लगी थी, जो बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा था। बेटा, मैं जानती हूँ ये फैसला आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी कि ये फैसला आपके लिए कितना ज़रूरी था। आप वैसे ही अच्छी फैमिली और अच्छी लाइफ डिवर्स करती हैं जो आपको मिलने वाली है। समारा बेगम उसका माथा चूमती मोहब्बत से बोली थी, जिस पर निशा मुश्किल मुस्कुराई थी। उसकी ये मुस्कुराहट कितनी बनावटी थी। पर्दे के पीछे जाकर खड़ा होता मजिद वहबान हातिम इतनी दूर से भी समझ गया था। समारा बेगम का वहां से जाने का कोई मूड नहीं लग रहा था। अब वो बहुत खुश थी, लेकिन उनका अब मजीद देर यहाँ रुकना ठीक नहीं था। इसलिए निशा सर दर्द का बहाना करके आराम करने का कहती कंबल अच्छी तरह ओढ़ती बेड पर लेट गई थी। उसे सोता देख समारा बेगम उसके माथे पर बूसा देती वहां से निकल गई थी। उसके जाती निशा जल्दी से कंबल हटाती बेड से उठी थी और जल्दी से जाकर दरवाजा लॉक किया था। वेल डन। अनिशा दरवाजा लॉक करके पलटी थी जब हवाबान पर्दे से निकलकर उसके सामने आया था। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मेरी खैर ख्वाह हो? तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? वहबान आंखों में शदीद गुस्सा भरे उसके करीब आया था, जबकि उसकी लाल आंखें देख अनिशा उल्टे कदम पीछे की जानिब गई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अनिशा उसके खतरनाक तेवर देखे हौले से मिनमिनाई थी। उसने मजीद पीछे होना चाहा था, मगर पीछे बंद दरवाजा और वहबान को अपने करीब आता देख उसकी रंगत मुतगीर हुई थी। तो क्या चाहती हो तुम? वहबान उसका दरवाजे से लगा घबराया सरापा देख सवालिया लहजे में बोला, जिस पर अनीशा की निगाहें उसके निकाब से सजे चेहरे की जानिब उठती पलट आई थी। वो उसके करीब खड़ा था। उसकी ये कुर्बत अनीशा की धड़कनों पर असरअंदाज होती उसकी हालत खराब कर रही थी। कुछ नहीं। अनीशा इस बेहिस और अकड़ू शख्स के आगे अपना आप अजान नहीं करना चाहती थी, जिसके आगे वो कोई मायने नहीं रखती थी। तो फिर वो
وہ اپنی فیلنگ بتا کر اس شخص کے ہاتھوں اس کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی. وہ کوشش کر رہی تھی اسے دل سے نکالنے کی، اپنے دل و دماغ کو یہ دلیلیں دیتے ہوئے کہ وہ صرف اس بندے کے کام سے متاثر تھی جس وجہ سے اسے تھوڑی بہت لگاؤ ہو گیا تھا، مگر اس سے زیادہ وہ اپنے دل میں کچھ نہیں رکھنا چاہتی تھی اس خود پسند انسان کے لیے. مگر میں اچھے سے جانتا ہوں تم اور تمہاری دھوکے باز ماں کیا چاہتے ہیں. کسی شریف اور مقصد فیملی سے اتنی بڑی سچائی چھپا کر ان کو دھوکہ دے کر ان کی زندگیوں میں شامل ہونا چاہتی ہو. تھکتی نہیں ہو تم لوگ اپنے اس جعلی پن اور دھوکے بازی سے؟ وابان کو اس نے اپنے عمل سے ہرٹ کیا تھا جس کا بدلہ وہ آج اپنے لفظ سے اس کا دل چھلنی کر کے لے رہا تھا. کسی کا بدلہ رکھنا تو وابان حاتم نے سیکھا ہی نہیں تھا. دروازے پر اس کی دائیں جانب بازو اٹکاتے وابان ہلکا سا اس کی جانب جھکتا اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو نگاہوں کے فوکس میں لیتے بولا، جن کی کمکماہٹ اس کے قریب آنے پر مزید بڑھ رہی تھی. اپنے دشمنوں کو پچاڑ کر رکھ دینے والی اس کے آگے اتنی کمزور کیوں پڑ جاتی تھی؟ وہ یہ بات سمجھنے سے ابھی تک عاجز تھی. میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. انشا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگی تھی. وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، اوپر سے اس شخص کی طنز و تیر اس کو مزید تکلیف دے رہے تھے. اچھا مگر مذاق کر لیتی ہو اور کافی اچھی ایکٹر بھی ہو. بابان اس پر طنزیہ نگاہ ڈالتا اس کے قریب سے ہٹ گیا تھا. میں مذاق نہیں کر رہی. نشا اسے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ اس کے مقابلے آئی تھی، لیکن وابان کو رکتا نہ دیکھ وہ الٹے قدموں اس کے آگے چلنے لگی تھی. وابان کی نگاہیں اس پر جم سی گئی تھی. بلیک شرٹ کے نیچے کھلے پانچوں والا ٹراؤزر پہنے، سیاہ سر سے ڈھلکتا دوپٹہ بار بار ٹھیک کرتے اور ڈھیلے جوڑے سے نکل کر چہرے کے گرد پھیلی بالوں کی لٹوں کو بار بار کان کے پیچھے وہ باکمال حسن کی مالک لڑکی نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی. وابان نے اپنی بھٹکتی نگاہوں پر خود کو سختی سے سرشار کرتے فوراً نظر و زاویہ بدلا تھا. یہ تمہاری سوچ ہے. وابان نہ تو اس کی کوئی بات سن رہا تھا اور نہ ہی اپنے لگائے الزامات کی صفائی میں اسے کچھ کہنے دے رہا تھا. انیشا اچھی خاصی زرد ہو چکی تھی جب اچانک اس کی نظر کیمرے پر پڑی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا. وابان کب سے اس کے روم میں تھا. اگر CCTV فوٹیج چیک ہو جاتی تو انیشا کا پورا وجود ہولے لہز رہا تھا. جسے نوٹ کرتے کھڑکی کی جانب بڑھتا وابان اس کے قریب آیا تھا. اس کیمرے پر پوری طرح سے میرا کنٹرول ہے. تمہاری ایک ایک حرکت پر فوکس ہے میرا، اس لیے میرے سامنے یہ معصومیت کا ناٹک مت کرو. اور ہاں، اس کیمرے سے چھیڑخانی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اس بنگلے کی ساری سیکورٹی افیکٹ ہوگی اور پکڑی جاؤ گی تم. وابان اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے 14 تفق روشن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ انیشا تو کتنی دیر ہل بھی نہیں پائی تھی. وہ اتنے ٹائم سے اس کے کمرے میں اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی. انیشا کا دل چاہا تھا اپنی اس بے وقوفی پر اپنا سر پیٹ لے. اضافہ خود کو اچھی طرح بایا اور حجاب میں کور کرتی، دل میں زبانی یاد قرآنی صورتوں کا وار کرتی حناد محتشم کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ساتھ اس کے محل میں ایک بار پھر آن پہنچی تھی. اس کے پیر میں ابھی بھی درد تھا. وہ اختیار اور آہستہ روئی سے چلتی بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی. اس دن کی طرح سیڑھیاں چڑھنے کے خیال سے اضافہ کو ابھی سے چکر آنے لگے تھے. اس کے پیر میں اتنی طاقت نہیں تھی آج، لیکن آج شاید حناد محتشم کو اس پر رحم آ گیا تھا. حناد کی پہلے سے ہی کھڑی کی گئی ملازمہ اسے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہتی راہداری کی مختلف سمت پڑ گئی تھی. جہاں لگی لفٹ کو دیکھ اضافہ کی سانسیں بحال ہوئی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں خوف کے عالم میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی. ملازمہ کے ہمراہ لفٹ سے نکلتے وہ اسی عالی شان کمرے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جس میں ایک بار پہلے بھی اسے بھیجا گیا تھا. اضافہ نے دیدہ نگاہوں سے ایک طرف سر جھکا کر کھڑی ہوتی ملازمہ کو دیکھا تھا. آپ پلیز یہیں پر رہیے گا. اضافہ ملازمہ کے منت بھرے لہجے میں بولتی. یہ بھول گئی تھی کہ یہ ملازمہ اس کی نہیں بلکہ حناد محتشم کی تھی، جس سے اسی کے آرڈر ہی فالو کرنے تھے چاہے کچھ بھی ہو جاتا. ملازمہ کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اضافہ برے منہ بناتی اندر داخل ہو گئی تھی، مگر اندر داخل ہوتی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے تھے. حناد کی کرسی کے سامنے سگریٹ اور شراب کی بوتلوں کا ڈھیر دیکھ اس کی نگاہوں میں اس بےہودہ شخص کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی. اس نے وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہا تھا
मगर वो यहाँ तक आने के बाद हनान मुहतशम की तबीयत साफ किए बगैर नहीं जाना चाहती थी, जिसने उसकी नींद और आराम बर्बाद करके रख दिया था। अज़ाफ़ा एक तरफ टूटे पड़े कांच के टुकड़ों से अपना पैर बचाते आगे बढ़ती रेलविंग चेयर पर बैठे अनाथ के मुकाबले आई, जो आंखें मूंदे हुए था। अज़ाफ़ा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब अनाथ के खूबसूरत मगरूर चेहरे पर नजर पड़ती उसके लफ्ज नहीं निकल पाए थे। उसके चेहरे पर रकम अजियत अज़ाफ़ा दूर से भी देख पा रही थी। ये कैसी शादी है, हमने अभी तस्वीर के सिवा अपनी भाभी को देखा तक नहीं है, पता नहीं वो किस मिजाज की होंगी, हमारे भाबान भाई के साथ जचेंगी भी या नहीं। उन सब ने मेहंदी से एक दिन पहले ढोलकी रखी हुई थी। जीनत बेगम के बाकी रिश्तेदार भी आस्ता आस्ता पहुंच रहे थे। ये शादी वो बहुत धाम से करना चाहती थी, इसीलिए किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। सैमा बेगम के मैके से भी उनके भाई भाभी और अखलौती भांजी आयला आ चुके थे। सैमा बेगम को आयला शुरू से ही बहुत पसंद थी, वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन जीनत बेगम को वो बेहद स्टाइलिश और नकचड़ी सी लड़की अपने लाडले के लिए एक आंख नहीं भाई थी। बाबान पहले ही बहुत नखरे वाला और चूजी किस्म का बंदा था, जिसके लिए उनके मुताबिक निशा जैसी मासूम लड़की ही परफेक्ट थी। आयला जो पहले से ही बाबान को पसंद करती थी और काफ़ी हद तक खुद को उसकी फैंसी भी मशहूर कर रखा था, उसे बाबान की ये शादी वाली बात किसी सूरत हजम नहीं हुई थी, इसलिए वो ख़ास तौर पर बाबान की शादी में शरीक हुई थी। देख ले आप लोग, मुझे तो इस बात पर शक ही हो रहा है कि दुल्हन को इस कदर छुपाया क्यों जा रहा है। हम लोग तो करीबी फैमिली वाले हैं, शादी से पहले एक बार तो लड़की से मिलने का हक बनता है ना हमारा। आयला भी उस अजनबी लड़की के हवाले से अपने शक्कू के शबाहत पेश करने से बाज नहीं आई थी। यार, जब दूल्हे को कोई इतराज नहीं है तो तुम लोगों को क्या लगता है दादी जान हमारी बात सुनकर हमें उस लड़की से मिलवा देंगी? किसी सूरत नहीं। वैसे भी कुछ ही घंटे की बात है, कल मेहंदी में मिल लेंगे अपनी मोस्ट वांटेड भाभी से। अभी तो एंजॉय करें ना। अरूज उन सबको एक ही बात में अटका देख खुफकी से बोली थी, जिस पर सभी तातीद से सर हिलाती अपने हल्ले गुल्ले में मसरूफ हो गई थी। आयला चाहकर भी इस सब में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा पाई थी। उसकी निगाहों ने हर चारों तरफ वहबान को ढूंढा था। जब से वो आई थी उसने एक बार भी वहबान को नहीं देखा था। घर में तकरीबन तमाम मर्द हजरात ही मौजूद थे और जोरों शोर से शादी के इंतजामात में मसरूफ थे, सवाए दूल्हे साहब के। अज़फ़ा कितने ही लम्हे फासले पर खड़ी हन्नात के चेहरे को घूरती रही थी, जो आंखें मूंदे सीट की बैग से पुष्ट टिकाए बिना कोई हरकत किए पड़ा था। उसके सामने पड़ी शराब की बोतलें देख जहां अज़फ़ा को उससे कराहत महसूस हुई थी, वहीं उसके चेहरे पर रकम तकलीफ और अजियत के आसार अज़फ़ा को उस पर से नजरें नहीं हटाने दे रहे थे। उसके तीखे मगरूर नकूश से सजा वजीह चेहरा अफसुदा होकर मजीद हसीन लग रहा था। उसके चेहरे से नजरें हटाते अज़फ़ा की नजर उसके जख्मी हाथ पर पड़ी थी, जिसमें शायद टूटी बोतल कांच काफी गहराई से लगा था। खून के कतरे अभी भी टपकते कारपेट को दागदार कर रहे थे। अज़फ़ा जो कि यहाँ शायद शदीद गुस्से और नफरत के आलम में आई थी, इस शख्स की ये टूटी बिखरी हालत देख वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुकी थी। इस इंसान की असलियत क्या थी आखिर? कितने चेहरे थे उसके और वो अपना हर चेहरा उसी के सामने ही क्यों ला रहा था? आखिर वो उससे चाहता क्या था? एक तरफ वो उसे हकीर शय की तरह बेइज्जत करके रख देता था और दूसरी तरफ जाने अपने कमजोर तरीन लम्हों में उसे ही अपने करीब बुला रहा था। अज़फ़ा का दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। वो इस शख्स को चाहे कितना ही नापसंद क्यों ना करती है, मगर वो किसी भी इंसान को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो इतनी सख्त दिल बिल्कुल भी नहीं थी। सर, अज़फ़ा ने हौले से आगे को झुकते उसे पुकारा था, मगर उसके वजूद में जरा सी जिम्स भी नहीं हुई थी, जिस बात से ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया था। हनात का मुसलसल बहता खून और ये बेजान वजूद अज़फ़ा को मजीद परेशान कर गया था। वो जल्दी से उसके मुलाजमीन और सजावट को बुलाने के बाहर की जानिब दौड़ी थी, मगर दरवाजे के करीब पहुंचते से शदीद झटका लगा था। दरवाज़ा लॉक था। उसने हैंडल को इधर उधर घुमाते दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाज़ा किसी तौर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अज़फ़ा को शदीद परेशानी के साथ हैरत हुई थी, उसने तो दरवाजे को छुआ भी नहीं था, फिर ये अंदर से लॉक कैसे हुआ था? मगर फिलहाल ये सारी सोचें झटकते उसने बाहर वालों को बुलाने के लिए दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ
देर बाद ये ख्याल आते कि अनाथ मोहतशम के इस महल के कमरे साउंड प्रूफ थे। वो ये अमल भी तर्क करती वापस अनाथ की जानिब गई थी, जिसकी पोजीशन भी वैसी ही थी। सर प्लीज आंखें खोलें, इजाफा ने रोमांसी आवाज में उसे पुकारा था। उसका बहता खून इजाफा को शदीद खौफ से दोचार कर रहा था। यहाँ आने से पहले सिक्योरिटी रीजन की वजह से उससे उसका पर्स और मोबाइल फोन ले लिया गया था। वो अनाथ का मोबाइल ढूंढने के लिए भी चारों जानिब निगाहें दौड़ा चुकी थी, मगर उसे कहीं नजर नहीं आया था। अल्लाह जी, मैं क्या करूं? इनका खून तो मुसलसल बहता ही जा रहा है। कहीं इस वजह से इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? इजाफा रोने देने को तैयार थी। कुछ सोचते वो साइड पर मौजूद अलमारी की जानिब बढ़ी थी, जहां ऊपरी जानिब खाने में रखे फर्स्ट एड बॉक्स देख उसको थोड़ी तसल्ली हुई थी। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेते हुए हनाद की जानिब बढ़ी थी। उसके करीब नीचे कारपेट पर बैठते इजाफा ने जल्दी से उसके हाथ के गहरे जख्म को डिटोल से साफ किया था। जख्म की गहराई देख इजाफा के दिल को कुछ हुआ था। कोई शख्स भला खुद को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? उसके हाथ को अपने घुटने पर रखकर जख्म पर दवा लगाते इजाफा ने सर उठाकर उस वजाहत के शिकार को देखा था जिसके पास बहसत सब कुछ था। मगर आज उसकी ये हालत देख इजाफा इतना तो जान चुकी थी कि ये शख्स जो दिखता था वैसा कुछ नहीं था। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा खिला था। कुछ ऐसा माजी जरूर था उसका जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। इजाफा को हन्नान मुहतशम से हमदर्दी सी महसूस होने लगी थी। कितने ही लम्हे यकटक उसका चेहरा देखते इजाफा को अचानक होश आया था। नहीं, वो इस शहर के जाल में नहीं फंस सकती। वो अब मजीद ऐसा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसने बैंडेज करते हनाद का हाथ वापस कुर्सी के हैंड पर रख दिया था। अगर ये सिर्फ बेहोश ना हुए कोई सीरियस बात हुई तो कहीं मेरी लापरवाही की वजह से इनको कुछ ना हो ना जाए। क्या करूं मैं? इजाफा उसके करीब खड़ी बेबसी से सोचे जा रही थी। सर प्लीज उठ जाए। उसकी आंख से आंसू टूटकर हनाद के हाथ पर गिरा था। जब उसी लम्हे इजाफा की नजर हनाद की शर्ट की ऊपरी पॉकेट में मौजूद मोबाइल पर पड़ी थी, जिसे घबराहट और बुखलाहट में वो पहले देख नहीं पाई थी। अपनी बेध्यानी पर खुद को जी भर कर कोसती वो हल्का सा हनाद की जानिब झुकती उसकी पॉकेट से मोबाइल निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ा गई थी। मगर जैसे ही उसने हनाद के मोबाइल को टच किया, जिस आइन उसके सीने के करीब बनी थी, उस हनाद ने उसकी कमर में बाजू हाल करके उसे अपने ऊपर गिरा लिया था। इजाफा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके मुंह से बेसाख चीख बरामद हुई थी। उसका सर हनाद के फौलादी कंधे से जा टकराया था। क्या कर रही थी तुम मेरे इतने करीब? हनाद की भारी बोझल आवाज उसके कानों से टकराती उसकी जान हलक में अटका गई थी। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे के करीब महसूस करते इजाफा का पूरा वजूद खौफ के आलम में लहस उठा था। क्या कर रही थी तुम मेरे इतने करीब? हनाद की भारी बोझल आवाज उसके कानों से टकराती उसकी जान हलक में अटका गई थी। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे के करीब महसूस करते इजाफा का पूरा वजूद खौफ के आलम में लहस उठा था। छोड़े मुझे, इजाफा कांपती आवाज में बोलती अपने गिर्द लिपटा उसका बाजू हटाने की कोशिश करने लगी थी। तुम किसकी इजाजत से मेरे करीब आई हो? हनाद उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारता सौद लहजे में बोला था। इजाफा इस पागल शख्स की अजीब मंतक पर जच हुई थी। एक तरफ वो उसके करीब आने पर भरमी का इज़हार कर रहा था तो दूसरी जानिब वो उसे दूर होने देना भी नहीं चाहता था। मैं मदद करने आई थी। मुझे लगा इजाफा का उसके हालत में दम घुट रहा था। वो किसी नामहरम के इतने करीब थी, ये बात उसके लिए तनाई नापसंदीदा थी। तुम्हें लगा मैं मर गया हूँ और तुम्हारी मुझसे जान छूट गई है ना? अनाद उसकी मज़ाहमत और कमकमाते वजूद को महसूस करता ना चाहते हुए भी आज़ाद कर गया था। इजाफा एक झटके से उसके ऊपर से उठती दूर हुई थी। उसके सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। बरौन हिजाब में लिपटा चेहरा खतरनाक हद तक लाल पड़ चुका था। अनाद गहरी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया था जो पूरी तरह माया में लिपटा हुआ था। उसका यूं खुद को छुपा कर रखना अनाद मुस्तशिम को किस कदर अच्छा लगने लगा था इजाफा अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। आप मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान है। आपने मुझे अपने करीब लाने के लिए ये सब ड्रामा किया। किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है ना आपको? और मुझे आपके जीने या मरने से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सामने दुनिया के किसी भी इंसान को मरता नहीं देख सकती, चाहे वो आप जैसा इंसान ही क्यों ना हो, जिससे मैं दुनिया की अब से ज्यादा नापसंद करती हूँ।
मैंने पहले भी आपको कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ, मुझे दोबारा उन लड़कियों जैसा समझने की गलती मत कीजिएगा जो आपके करीब आने के लिए मरती हैं। मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं महरम के करीब जाने से पहले मरना पसंद करूंगी। अगर दोबारा आपने मुझे इस तरह अपने करीब करने की कोशिश की तो मैं खुद को वहीं ख़त्म कर दूंगी। अज़ाफ़ा फूली सांसों के साथ बोलती बुरी तरह काँप रही थी। हनाद की ज़रा सी कुर्बत उसकी जान निकाल गई थी। उस शख्स की लाल आंखें उसे अजीब से एहसास से दो चार कर देती थी। अनजाने ये खास तासर सिर्फ उसके लिए था या उसके देखने का अंदाज ही ऐसा था। इजाफा हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है तुम्हारे ये बोले जाने वाले लफ्ज़ तुम्हें कहाँ पहुँचा सकते हैं? ये घटिया इंसान इस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर सकता है ये तो तुम जानती तो होगी ही। तुम इतनी बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें करीब लाने के लिए मुझे हनाद मुहतशिम को तो कम से कम किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं हो सकती। इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुम अक्सर भूल जाती हो तुम मेरी एक मामूली सी सेक्रेटरी हो जो पूरे होश व हवास में अपनी मर्जी से पैसों की लालच में मेरे पास जॉब करने आई हो और कॉन्ट्रैक्ट भी तुमने अपनी मर्जी से साइन किया है। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। हनाद अपनी कुर्सी पर मजीद फैल कर बैठता, उसे निगाहों के फोकस में रखता, काफ़ी तौहीन अमेज़ लहजे में बोलता। अपनी निगाहों में मौजूद इजाफा की अहमियत उस पर वाज़े कर गई थी। इजाफा जो कुछ देर पहले उस शख्स के लिए दिल में हमदर्दी महसूस कर रही थी अब वो सब शदीद नफरत में बदल चुका था। ये शख्स हमदर्दी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था। इजाफा वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। वो अब मजीद इस इंसान के मुंह लगने का इरादा नहीं रखती थी। मेरी मर्जी के बगैर तुम इस कमरे से नहीं जा सकती और ना ही ये दरवाज़ा मेरी मर्जी के बगैर खुलेगा। कुछ वक्त पहले वो जिस अजियत और तकलीफ का शिकार था और अपने आप को शराब और सिगरेट की नज़र किए हुए था, अब इजाफा के मुकाबले आते ही वो कैफियत बदल चुकी थी। इजाफा को अपने सामने दे अनजाने क्यों उसके अंदर छाया अंधेरा छटने लगता था। भरे परे लोगों के बीच खुद को तन्हा तस्वर करने वाला इस एक लड़की के आसपास होते ही तन्हाई भूल जाता था। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? इजाफा उसने काफी हद तक फासला बरकरार रखते उसके सामने आन खड़ी हुई थी। तुम्हें उस बात का जवाब कैसे दूं जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता? हना सच्चाई बयान की थी जिस पर अज़ाफ़ा को 1% भी यकीन नहीं आया था। मुझे जाने दे। अज़ाफ़ा ने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त के पहरे बिठाते आराम से कहा था। तो पहले तुम मेरी मानो, फिर जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। अनाथ का फोकस उसकी लहजती घनघेर पलकों पर था। उसकी गहरी निगाहें अज़ाफ़ा कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी ये उसकी सख्ती से भीजी मुट्ठियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था। यस सर, उनकी फैमिलीज को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। 1-2 दिनों में वो सब उगल देंगे। हमारे दुश्मनों को उनकी सोची गई तबाही फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। वहां लाल में कुदरत तारीख में खड़ा अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करने में मसरूफ था जब उसे दूर से नायला हाथ में चाय की ट्रे लिए अपनी जानिब आती दिखाई दी थी। कर्नल शेर खान को बधाई जुमले अदा करता वो फोन रखता भोजन सांस हवा में खारिज कर गया था। वो पिछले इतने दिन और रातों से मुसलसल सो नहीं पाया था। इस वक्त शदीद थक्कर का शिकार कुछ घंटों की नींद लेने का इरादा रखता था, मगर आयला को आता देख कुछ घंटे मजीद कम होते नजर आए थे। क्या मुझे थोड़ी देर कंपनी दे सकते हो? अंदर सब सो गए हैं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तुम्हें खिड़की से यहाँ जागते देखा तो आ गई। नायला वहबान के करीब आती अपने शोल्डर कट बालों को एक अदा से कंधों से हटाते वहबान के पास इनकार करने का कोई जवाब नहीं छोड़ा था। वो उनकी मेहमान थी। वहबान चाहने के बावजूद बेमरवती नहीं दिखा पाया था। श्योर, बैठो। वहबान उसका दिल रखने उसके मुकाबले कुर्सी पर आन बैठा था। आयला से बचपन से उसकी अच्छी बनती थी और कहीं ना कहीं वो उसकी अपने हवाले से पसंदीदगी से वाकिफ भी था, मगर उसने कभी आयला की इस हवाले से हौसला अफजाई नहीं की थी और ना ही आयला ने कभी खुलकर उससे अपने दिल की बात कही थी, जिस पर वो बहुत पछता भी रही थी। वहबान खातिम खानदान का मोस्ट वांटेड बल्चर था, मगर जीनत बेगम ने उसकी शाहिदी खानदान से बाहर तय करके सबके ही अरमानों पर पानी फेर दिया था। काफी खुश लग रहे हो तुम अपनी शादी से? आयला चाय का मग उसकी जाने बढ़ाते बोली। उसका लहजा सच सरी था, मगर गहरी नजरें
عجیب سے انداز میں وہبان کے چہرے پر اٹکی ہوئی تھی. کیوں؟ کون اپنی شادی پر خوش نہیں ہوتا؟ آئی تھنک یہ لائف کا سب سے اہم موقع ہوتا ہے. وہبان نے اس کے بے تکے سوال پر الٹا سوال کیا تھا. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. آئلہ سٹ پٹائی تھی. اوکے، جو بھی مطلب تھا، مگر میں واقعی خوش ہوں اس شادی سے جس میں میرے اپنے خوش ہو. وہ بات تو میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے. وہبان نے اسے اچھے سے اس کی بات کا جواب دیا تھا، جس پر آئلہ کچھ دیر خاموش ہی رہی تھی. کیا تم پہلے سے جانتے ہو اپنی ہونے والی بیوی کو؟ کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں، تم بنا اس لڑکی کے بارے میں جانے اسے یوں اپنی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے شامل نہیں کرو گے. آئلہ اور خاندان کے زیادہ تر لوگ وہبان کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھے، جو اپنی ڈریسنگ میں بھی ذرا سا کمپرومائز نہیں کرتا تھا. وہ بھلا کسی اور کی پسند کی گئی لڑکی سے بنا ایک بار بھی ملے اس سے شادی کی حامی بھر چکا تھا. یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی، جسے پوچھنے کی ہمت صرف آئلہ نے ہی کی تھی. اتنے سال سے ہم نہیں ملے، شاید تم اب یہ نہیں جانتی کہ میں بدل چکا ہوں. اب میری لائف میں مجھ سے بھی پہلے اب میری فیملی اور ان کی خوشی ہے، اور دادی جان میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی. اور دوسری بات، یہ لڑکی میری ہی پسند کی گئی ہے اور مجھے پورے دل و جان سے منظور ہے. وہبان نے نہایت ہی تحمل سے جواب دیتے اس پر کلیئر کر دیا تھا کہ وہ جو اس سے گلوانا چاہتی ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس فیلڈ میں آ کر اور اس کے کام نے اسے کافی حد تک بدل دیا تھا. آئلہ ہر بات کے جواب میں وہبان کے دو ٹوک انداز پر دل میں سوڑ کر رہ گئی تھی. یہاں اب اس کی دال گلنا کافی مشکل تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اصطفیٰ کو سمجھ نہیں آئی اب یہ گھٹیا شخص اس سے کیا کروانا چاہتا تھا. میرا مشروب تیار کر کے دو مجھے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو یہاں سے. حناد سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دباتا اسے بھی اچھا خاصا سلگا گیا تھا. آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ حرام شے آپ کو پیش کروں گی؟ اضافہ کو اس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حناد محتشم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ حناد کی نگاہیں اس کے اوپر ہی جمی ہوئی تھی. سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس نے دھواں اس کی جانب چھوڑا تھا. اصطفیٰ اپنی جگہ ویسی ہی ڈٹی کھڑی رہی تھی. تو آج رات تمہیں یہیں رکنا ہوگا میرے ساتھ. حناد اسے اسی طرح خاموش کھڑا دیکھ اپنا اگلا فیصلہ سنا گیا تھا، جس پر اصطفیٰ کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا. وہ آگے بڑھی تھی اور شراب کی بھری ہوئی دونوں بوتلیں اٹھا کر حناد کو سمجھنے کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر انہیں کھڑکی سے باہر اچھال دیا تھا. اور وہ اس شخص کو یہ پیش کر کے اس کے گناہ میں حصے دار نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اس کے گناہ کو روکنے کی چھوٹی سی کوشش تو کر ہی سکتی تھی. یہ کیا حرکت ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ حناد اپنی عزیز ترین شے کی یہ حالت ہوتی دیکھ پاگل ہو اٹھا تھا. انہیں چیزوں کے سہارے ہی تو وہ روز اس کی رات کٹتی تھی. اگر یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی نہ ہوتی تو وہ تو اب تک پاگل ہی ہو چکا ہوتا. شراب کی مدہوشی اسے کچھ وقت کے لیے ایک پاگلانگ ہی دنیا میں لے جاتی تھی، جہاں وقتی طور پر ہی صحیح مگر وہ نشے کے زیر اثر اپنا غم بھول جاتا تھا. یہ حرام ہے. اضافہ اس کے تیوروں سے بنا ڈرے اس کے مقابلے آئی تھی. تم جانتی بھی ہو تمہاری اس حرکت کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ حناد اس کی کلائی دبوچ کر کمر سے لگاتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا. حناد کی گرم سانسوں سے اصطفیٰ کو اپنا چہرہ جلستا محسوس ہوا تھا. پلیز دور رہیں مجھ سے. اضافہ کا دل اندر سے لہز اٹھا تھا، کیونکہ حناد کے تیور کافی زیادہ خطرناک ہو چکے تھے. مگر وہ بنا اپنا خوف ظاہر کیے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی. لیکن حناد کو تو جیسے اس کی حرکت کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اس نے اس کی کلائی ویسے ہی مضبوطی سے جگڑے سے بیڈ کی جانب دھکیل دیا تھا. اضافہ کی تو جیسے جان حلق میں اٹکی تھی. یہ شخص کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ تم ہر بار یہ ثابت کر دیتی کہ میری سوچ سے کہیں زیادہ گھٹیا انسان ہو تم. خبردار جو میرے قریب آئے تو ختم کر دوں گی میں خود کو. اضافہ بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھتی بیڈ کی تائی کے قریب کھڑے حناد محتشم کو وارن کر گئی تھی، جبکہ اس کے خوف سے کانپتے وجود کو دیکھ اور اس کی بات سن کر حناد نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا. تمہیں لگتا بھی ہے کہ میں تمہارے قریب آنا پسند کروں گا؟ تم کسی صورت بھی میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہو. اگر تمہیں حاصل کرنے کی ذرا سی بھی خواہش ہوتی
होती तो बहुत जल्द हासिल कर लेता, लेकिन मेरी मुलाजमा बनने के काबिल भी हो, जो मैंने तुम्हें बनाकर रखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुमने अभी जो गुस्ताखी किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम अब ऑफिस में 9 से 4 नहीं बल्कि 9 से शाम 8 बजे तक काम करोगी। नाउ गेट लॉस्ट। इनाद उस पर उसकी औकात वाज़ेह करता उसे वहाँ से जाने के लिए बोल गया था, जबकि अज़ाफ़ा अपनी सज़ा सुनकर इस वक्त बच जाने के एहसास से अपने रब का शुक्र बजा लाई थी, वरना उसे इस शराब में धुत इंसान का कोई एतबार नहीं था, और ना ही इस इंसान के मुंह से निकली जाने वाली बातें उसके लिए कोई मायने रखती थी। इसलिए वो उस नापसंदीदा तरीन कैद से छुटकारा मिल जाने पर एक लम्हा भी ज़ाया किए वहाँ से निकल आई थी। उसकी इतनी तेज़ी से वहाँ से निकल जाने पर अनाद की आंखों पर सदपन की एक चादर सी छा गई थी। क्या हो जाता है मुझे इस लड़की के सामने, क्यों हो जाता हूँ मैं इतना पागल? सामने रखे टेबल को पैर की ठोकर से दूर उछालते वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। उसने इजाफा को यहाँ से उसकी वजह से नहीं बल्कि खुद अपनी कैफियत से खौफजदा होकर जाने दिया था। उसे अपने कमज़ोर पड़ने से डर लगता था और इजाफा के सामने वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाता था। समारा बेगम शबीर खान की गैर मौजूदगी में निशा को लिए स्याह बंगले से निकल आई थी। आज निशा की मेहंदी और कल बारात का फंक्शन था, जिसके बाद उनकी बेटी की किस्मत से स्याह बंगले की ये स्याही मिटने वाली थी। वहीं निशा ये सब जानकर बिल्कुल शौक में जा चुकी थी। उसका स्याह बंगले में होना उसके काम के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे भी ज़्यादा खौफ निशा को इस बात का था कि अनजाने उसका होने वाला शौहर किस मिजाज का मालिक था। क्या वो वहाँ रहकर भी अपना काम ऐसे ही जारी रख पाने वाली थी, या फिर उसका देखा ख्वाब यहीं पर अधूरा रहने वाला था? निशा का कई बार दिल चाहा कि अस्मारा बेगम को इनकार कर दे या फिर यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करके वो अस्मारा बेगम को किसी किस्म के शक में मुतबार न कर सकती थी, और ना उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उनकी फौज से मुकाबला करे। उसे फिलहाल चुपचाप ये शादी करनी थी, जिसके बाद ही वो वापस स्याह बंगले में जाने की तरकीब लगा सकती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अस्मारा बेगम ने शबीर खान से भी छुप कर कोई ऐसा खुफिया घर बना रखा है। एक सरसरी सी नज़र हर तरफ डालते निशा खामोशी से ड्राइंग रूम के सोफे पर अटक गई थी। आज से उसकी शादी शुरू थी और इस घर में सिवाय उन 2 लोगों के और मुलाजमियों के अलावा कोई भी नहीं था। निशा ने आज तक किसी की शादी अटेंड तो नहीं की थी, मगर इंटरनेट पर पाकिस्तानी शादियों की तस्वीरें ज़रूर देखी थी। अस्मारा बेगम घर को तो वैसे ही सजाने की कोशिश कर रही थी, मगर रिश्तेदारों का कहाँ से लाती जब उनके पास कोई एक भी फर्द नहीं था। वो अपने खानदान को अपनी ही मर्जी से बहुत पीछे छोड़ आई थी। क्या हुआ मेरी जान, इतनी उदास क्यों हो आप? अस्मारा बेगम गार्ड और इस घर के सिक्योरिटी इंचार्ज को खुसूसी हदायत देकर सारी बातें समझाती ड्राइंग रूम में गुमसुम सी बैठी अनीशा के करीब आई थी। अपनी गहरी सोचों से चौंकती अनीशा हड़बड़ाकर उनकी जाने मुतवज्जो हुई थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीशा ने हाथ के इशारे से इन्हें उनकी बात का जवाब दिया था, जिस पर अपनी एहसास तरीन बेटी की काफियत समझने के बावजूद अस्मारा बेगम उसकी पेशानी चूमती वहाँ अपने करीब कर गई थी। मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया, मैं चाह कर भी तुम्हें वैसी ज़िंदगी ना दे पाई जैसी गुजारना तुम्हारा हक था। तुम्हारे अब तक की ज़िंदगी उस स्याही के ज़ेरे असर गुजरी है, मगर अब मैं वादा करती हूँ तुमसे तुम्हारे आगे की ज़िंदगी इतनी ही खुशहाल और आसूदगी भरी होगी। आतम ख़ानदान के लोग बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ बिजनेस के दुनिया में सबसे आगे हैं, बल्कि ख़ानदानी एतबार से भी उनका शुमार मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन घरानों में होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी इतने महफूज हाथों में जा रही है। अस्मारा बेगम की आंखों के किनारे नीम हुए थे। वो निशा को अपने साथ लगाए ऐसी बैठी थी जैसे इसके बाद कभी मुलाकात नहीं होगी उनकी। निशा को भी उनका अंदाज अजीब लग रहा था। पहले भी हमेशा वो उससे ऐसी ही मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन उनका ये अंदाज काफ़ी अलग था। जैसे समझने से वो काज़े थी, मगर उनकी सब बातों के जवाब में निशा खामोशी ही रही थी। इस वक्त उसका दिल बहुत उदास था। वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान जो हमेशा हर मोड़ पर उसका साया बनकर उसके साथ खड़ा रहा था, उनसे बात नहीं कर पा रही थी। उन्हें
इस बारे में आगाह करना चाहती थी, लेकिन राब्ता न होने पाने की वजह से दोहरी टेंशन का शिकार थी। अज़फ़ा, उठ जाओ, ऑफिस से लेट हो रही हो। हिना के जन जाने पर अज़फ़ा हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसका अबाया पहनकर बेड पर सुकड़ा सुमटा लेटा देखकर हिना समझ गई थी कि आज भी उसका अपने बॉस के हाथ चक्कर लगा था। अज़फ़ा, कोई तो तरीका हो सकता है ना उस घटिया शख्स से जान छुड़ाने का। हिना उसकी नींद के खुमार से सुर्ख आंखें और थकन जद चेहरा देख अफसुदगी से बोली थी। उसकी ये दोस्त दूसरों से भलाई करने के चक्कर में अपनी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन करती जा रही थी। नहीं, कोई तरीका नहीं है। जब तक मुझे जलील करने की उसकी जिद खत्म नहीं हो जाती, वो मुझे ऐसे ही तंग करता रहेगा और मैं जितना इनकार करूंगी उसे उतना सुकून मिलेगा। इसलिए अब मैं कुछ दिन उसकी बात मानकर देखना चाहती हूँ, क्या पता छुटकारा मिल जाए। अज़फ़ा बाया उतार कर मुंह हाथ धोते वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। वो भी सिर्फ 1 घंटा पहले सोई थी। यूं कच्ची नींद से उठने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था। स्ट्रॉन्ग सी कॉफी की तलब हुई थी, मगर अपनी इस तलब पूरी करने का टाइम नहीं था उसके पास। जल्दी से मुंह पर लोशन लगाते अलमारी से दूसरा बाया निकालकर पहनते वो इसी रफ्तार से वहां से निकल गई थी। अगर हन्नाद उससे पहले ऑफिस पहुंच जाता तो उसकी खैर किसी सूरत नहीं होनी थी। अभी तो रात 8 तक ऑफिस रुकने वाली सजा भी झेलनी थी उसे। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया, मैं चाहकर भी तुम्हें वैसी जिंदगी ना दे पाई जैसी गुजारना तुम्हारा हक है। क्या आप अपनी मम्मा से नाराज हो? अस्मारा बेगम उसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ती मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी, जिस पर निशा ने फौरन नफी में सर हिला दिया था। वो उनसे नाराज नहीं थी, लेकिन उसे उनके काम और उनके अमालों से शदीद नफरत थी, जिसकी वजह से वो अब तक उनके खिलाफ काम करती आई थी और अब आगे भी पूरा इरादा रखती थी। निशा उनके पास मजीद नहीं बैठ सकती थी। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की उदासी अस्मारा बेगम पर वाजे हो। उनसे आराम करने का कहती वो मुलाजमा के साथ अपने सेट किए गए रूम की जानिब बढ़ गई थी। रूम में आकर दरवाजा अच्छे से लॉक करते सबसे पहले उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थी। तमाम दीवारों पर कहीं भी कैमरा ना होने की तसल्ली करते वो अपने पर्स से मोबाइल निकालती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। जब मोबाइल पर अपने मतलूबा नंबर से आई मतीन मिस कॉल देख उसका चेहरा जगमगा उठा था। वो जानती थी ये इंसान उसे कभी तनहा नहीं छोड़ने वाला था। उसने फोन कॉल मिला थी। पहली घंटी पर दूसरी जानिब से कॉल पिक कर ली गई थी। निशा स्पीकर पर बत्ती आवाज सुनकर कुछ बोली नहीं पाई थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसला था। आप जानते हैं मामा मेरी शादी कर रही है, कल मेरी बारात है। निशा भी की आवाज में इंकशाफ किया था, मैं जानता हूँ तुम्हारे हवाले से हर बात का इल्म है मुझे। दूसरी जानिब से बोले जाने वाली बात पर निशा के होंठ मुस्कुराए थे। वो अच्छे से जानती थी कि वो हमेशा से इसकी हिफाजत महफूज हारिस में थी, इसलिए वो खतरनाक तरीन जगहों पर बिना डरे घुस जाती थी। मैं मामा के इस फैसले से कैसे बचूं? क्या करूं ऐसा कि ये शादी टल जाए? अनिशा ने फौरन वो बात की थी जो उसे कल से बेचैन किए हुए थी। कुछ भी नहीं, तुम्हें ये शादी करनी होगी। इस शादी के बाद ही हम अस्मारा बेगम के बाकी प्लान्स के बारे में जान सकेंगे। वो इस शादी के बाद कुछ बहुत बड़ा करने की प्लान किए हुए हैं। मुकाबले के बोलने जाने वाले लफ्ज़ पर निशा के आंसू में रवानी आई थी। उसे जिस इंसान से उम्मीद थी वही उससे शादी करने की तलकीन कर रहा था। आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसे हर हाल में शादी करनी थी, मगर वो इंसान भी तो मामा का ही कोई साथी हो सकता है ना, जिससे वो मेरी शादी कर रही हूँ। मैं शबीर खान के बंगले की कैद से निकलकर फिर किसी दूसरी कैद में जा रही हूँ। पता नहीं वहां से मेरा निकल पाना मुमकिन होगा भी या नहीं। अनिशा ने शायद पहली बार खफगी का इजहार करते बात की थी, लेकिन दूसरी जानब से उसे इस बात पर अमल करने की तकलीफ करते फोन बंद कर दिया गया था। अनिशा ने नाराजगी भरी निगाहों से फोन को घूरा था, लेकिन दूसरी जानब से जो हुक्म उसे दिया गया था वो उसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकती थी। इसलिए उदास दिल के साथ खामोशी से अपने आंसू पूंछती वो वॉशरूम से निकल आई थी। अज़फ़ा जल्दी से ऑफिस में दाखिल हुई। अभी तक हनाद के ऑफिस ना पहुंचने
पहुंचने का सुनकर वो सुख का सांस लेती अपने कैबिन की जाने बढ़ गई थी, लेकिन आगे आकर उसे एक और झटका लगा था। उसका कैबिन हनाद मुहतशिम के ऑफिस की गिलास वॉल के बिल्कुल सामने सेट था, जहां पहले भी कुछ कैबिन्स मौजूद थे। बाकी तमाम कैबिन्स की तरह इन कैबिन्स पर कैमरे तो लगा ही, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि हनाद अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर गिलास वॉल से डायरेक्ट यहाँ देख सकता था। जाफा अच्छे से समझ गई थी कि वो उसे मजीद जज करने के लिए हनाद ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन वो इस मामले में भी कुछ नहीं कर सकती थी। खामोशी से वो अपनी कुर्सी पर आकर अटक गई थी। उसने सामने पड़ी फाइल्स खोली थी, लेकिन उसे इतनी शदीद नींद आई हुई थी कि उसकी आंखें मुसलसल बंद हो रही थी। जागने की नाकाम कोशिश करते कुछ ही लम्हों बाद अनीशा फाइल पर कुछ ही देर बाद जफा फाइल पर सर रखती गहरी नींद में जा चुकी थी। वो हमेशा नींद के मामले में ऐसी ही थी। वो भूखा रह सकती थी मगर सोए बगैर नहीं रह सकती थी। जफा गहरी नींद के मजे लूट रही थी जब हनाद नेक्स्ट सीन से तैयार बिल्कुल फ्रेश मूड में अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ अपनी चेयर पर बैठते उसने चेयर को ग्लास वॉल की जानिब घुमाया था जब उसकी नजर सीधी इजाफा सुल्तान पर पड़ी थी, जो फाइल पर दोनों हथेलियां जमाए उन पर अपना चेहरा अटकाए गहरी नींद में थी। वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि हनाद फोन पर बात करना छोड़ जाने कितनी देर बेखुदी के आलम में उसे तक के गया था। फोन वहीं बंद करता वो अपनी जगह से उठा था। उसका रुख अजाफा के कैबिन की जानिब ही था। अजाफा के टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बदजुबान होते हनाद ने करीब से उसका मासूमियत छलकता शफाफ चेहरा देखा था। सोते हुए भी उसकी घिरीर पलकों पर थकन का एहसास था, जिसे अपनी जिंदगी की तवील तरीन मुसाफत को तय करते वो शायद थकन का शिकार हो। हनाद उसे अपने तरीके से उठाने ही आया था, मगर अब चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। हनाद की गहरी निगाहें उसकी नींद का अर्तजर तोड़ने लगी थी। खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करते अज़फ़ा की नींद में खलल पैदा हो चुका था। वो हौले से किसमसाई थी और दुखते सर के साथ उसने जैसे अपने बिल्कुल सामने बैठे हनाद को देख उसको गहरा झटका लगा था। सर, आप अपना हिजाब ठीक कर दिया। इजाफा खौफ से जद पड़ते चेहरे के साथ उससे मुखातिब हुई थी, जो गहरी निगाहों से उसे ही तक रहा था। इतनी बेफिक्री से सोना अच्छी बात नहीं है। हनाद ने उसके अंदाज पर तंज किया था। इजाफा की गुलाबी खुमार आलूदा आंखों और सोए दिलकश चेहरे से निगाहें हटाना काफी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। सॉरी सर। इजाफा उसकी निगाहों पर अंदर ही अंदर उसे ढेरों गालियों से नवाजती, सख्ती से मुठियां भेजती बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा कर पाई थी। हनाद ने बगौर से उसका ये बदला अंदाज देखा था, मगर तन्हाई शातिर इंसान था। इसका रीजन फौरन समझ गया था। गुड, तुम्हारी ये फर्माबरदारी काफी काम आएगी तुम्हारे। हनाद उस पर एक गहरी निगाह डालता वहां से उठ गया था। उसके इतने आराम से वहां से उठकर जाने पर अज़ाफा ने सुख का सांस लिया था। मिस अज़ाफा, आपको हनाद सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उसी लम्हे पेन आकर बताने पर अज़ाफा का दिल चाहा कि अपना साथ दीवार पर दे मारे। उसे जितनी इस इंसान से उससे जितनी इस इंसान से खौफ महसूस होती थी, वो उतना ही उसे अपने पास बुलाता था। मरते क्या न करते के मुदाफिज वो अपनी जगह से उठती फाइल लेकर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी। निशा को अपने साथी की जानिब से यही ऑर्डर मिला था कि एक हफ्ते के लिए वो किसी प्लान में शामिल नहीं होगी और पूरी तवज्जो अपनी शादी पर देगी। ये भी उसके लिए किसी मिशन से कम नहीं था। वो बुझे दिल के साथ समारा बेगम की हर बात मानती, बिल्कुल गुमसुम सी थी। दिल ने अलग बेचैन कर रखा था। बार बार वो निकाह में छुपी स्याह आंखें उसके सामने आती, उसकी उदासी और बेकली में मजीद इजाफा कर जाती थी, जिनकी हमेशा दिखाई जाने वाली बेरुखी और सद पर निशा की निगाहों में कैद होकर रह गए थे। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कर रही है ठीक है या फिर वो अपनी आगे की जिंदगी भी अंधेरे की नजर करने वाली थी। अनिशा मायूं के पीले जोड़े में मुबलिस इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब दरवाजा नॉक करते समारा बेगम ब्यूटिशियन के साथ अंदर दाखिल हुई थी। बेटा, ये सबा है, शहर की मशहूर ब्यूटिशियन। आप इनसे मेहंदी लगवा लें, बहुत अच्छी और जल्दी मेहंदी लगाएंगी आपको। समारा बेगम उसके करीब आती शीनी लहजे में मुखातिब हुई थी। निशा का 1% भी दिल नहीं था मेहंदी लगवाने पर, लेकिन इस वक्त इनकार का कोई जवाब नहीं था उसके पास। वो साबित में सर हिलाते ब्यूटिशियन के करीब सोफे पर
पर आन बैठी थी। समारा बेगम मोहब्बत पाज निगाहों से उसकी जानिब देखती वापस पलट गई थी। स्याह बंगले में सब मालूमात ठीक है ना? शबीर खान को जरा सी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। समारा बेगम निशा के पास ब्यूटिशियन को छोड़ती खुद घर से निकल आई थी। उनका रुख हातम वाला की जानिब था, जहाँ उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा इंकशाफ करना था। अभी तक उन्होंने जीनत बेगम समेत किसी को भी नहीं बताया था कि निशा बोल नहीं सकती, क्योंकि वो जानती थी इस सच को जान लेने के बाद वो अपने लाडले और होनहार पोते के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब कभी ना करती। इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तय होने से लेकर अब तक ना उनने सबको निशा से मिलने दिया था, ना उससे बात करवाई थी किसी की। इस वक्त उनका दिल बहुत खौफजदा था कि कहीं वो लोग अब भी ये सच सुनकर इनकार न कर दें, मगर वो ये रिस्क भी लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि निशा को बाद में अपने ससुराल वालों की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़े, वरना पहले उनका इरादा निकाह के बाद ये सच बताने का था। लेकिन बहुत से प्लान्स की तरह उनका ये प्लान भी बदल चुका था। हाथों वाला में हमेशा की तरह उनका बहुत अच्छे इस्तकबाल किया गया था। अम्मा जान, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। लोगों की जिंदगियां छीन लेने का बेधड़क ऑर्डर देने वाली समारा बेगम इस वक्त एक बुजुर्ग खातून के सामने बात करने से भी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मामला इस वक्त इनकी इज्जत और जान, अजीज और जान हस्ती का था। जी बेटा बोले। जीनत बेगम भी चेहरा शनास औरत थी, समझ गई थी कि जरूर कोई बड़ी बात है। समारा बेगम के ही कहने पर इस वक्त जीनत बेगम के रूम में घर के तमाम बड़े मौजूद थे। वहाबान को भी बुलाया गया था, मगर इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए नहीं आ सका था। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी ये बात सुनकर मुझ पर गुस्सा आएगा, मगर मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। लेकिन अभी शादी से पहले ही मैं ये बता देना चाहती हूँ, सच ये है कि बचपन में निशा का एक्सीडेंट हुआ था। समारा बेगम ने एक पल के लिए बात अधूरी छोड़ दी थी, मगर अगले ही पल उनका बताया जाने वाला सच उन सबको गहरे शौक में मुतलबा कर गया था। आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? सबसे पहले होश में आने वाली श्यामा बेगम ही थी। उनके सवाल का सर झुकाए बैठी समारा बेगम के पास कोई जवाब नहीं था। अम्मा जान, आप खामोश क्यों हैं? इन्होंने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, अनजाने और क्या क्या छुपा रखा होगा। मुझे अपने एकदम परफेक्ट बेटी के लिए इनकी डिफेक्ट लड़की बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे आप समझ आ रही है इन्होंने अब तक अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं दिया? अभी सिर्फ ये बात सामने आई है, ऐसे ना हो निकाह के बाद पता चले वो चल फिर भी नहीं सकती। मुझे अब ये रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मेरी तरफ से साफ इनकार है। वैसे भी मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। अगर उसकी कल ही शादी करनी है तो मेरे भाई की बेटी आयला मौजूद है। सैमा बेगम एक ही सांस में बोलती सब कुछ डिसर्ट कर गई थी, जबकि बाकी खामोशी से जीनत बेगम और तासीर हातम के फैसले के मुंतज़िर थे। बहू, हम तुम्हारी कैफियत समझ सकते हैं, तुम्हारा ये गुस्सा करना जायज़ है, मगर उस लड़की के साथ जिंदगी वहाबान ने गुजारनी है तो मैं चाहती हूँ ये फैसला भी वही करेगा। ज़ैनब बेगम का फैसला सुनकर सैमा बेगम को बहुत खुशी हुई थी। वो जानती थी कि शादी के नाम से भी दूर भागने वाला मौका मिलते ही फौरन इस शादी से इनकार कर देगा। उफ, मैं कितना लेट हो गई। अल्लाह पूछे तुमसे हनात मुस्तशिम और थोड़ी सी हदायत भी दे दे तुम्हें। जाफा को हनात ने अपनी सुनाई की सजा के मुताबिक रात 8 बजे ही जाने दिया था। पूरा दिन काम करवा कर उससे न जाने किस बात का बदला लेता रहा था। जाफा तो अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि हनात को आखिर उसके साथ मसला क्या था। बाकी एम्प्लॉयज के साथ तो वो नॉर्मल अंदाज में ही पेश आता था। उससे कहीं ज़्यादा हसीन और स्टाइलिश लड़कियां वहाँ जॉब कर रही थी। वो अक्सर तो हनात के गिर्द मंडलाती पाई जाती थी, लेकिन उसने एक बार भी हनात को उनकी जाने मुतवज्जो होते नहीं देखा था। उस शख्स का फुल फोकस जाफा थी, जो बात जाफा को कोफ्त के साथ साथ जदीद परेशानी में भी मुतलबा कर रही थी। इस वक्त भी इन्हीं उलझनों का शिकार वो टैक्सी में बैठी ही थी जब उसकी नज़र कुछ फासले पर मौजूद वाइट कलर की वैन पर पड़ी थी, जिसमें 2 आदमियों को सिले के साथ के जोर पर जबरदस्ती अंदर डाला जा रहा था। ये देख जाफा का रंग उफक हुआ था। ये दोनों दरमियानी उम्र के आदमी थे और हदाद के ऑफिस में ही काम कर रहे थे। ड्राइवर, जल्दी से टैक्सी उस वैन के पीछे लगाओ, जल्दी, मैं इसके लिए तुम्हें डबल पैसे दूंगी। जाफा से लालच देकर फुल स्पीड में वैन के पीछे लग चुकी थी। अनजाने रास्तों से होती वो वैन शहर से बाहर
रोड से हटकर बने खंडरनुमा मकानों के पास जा रुकी थी। दोनों आदमियों को निकालकर अंदर ले जाया जा रहा था। जाफर पुलिस को तो पहले ही कॉल करके इस बारे में बता चुकी थी, लेकिन यहाँ तक आने में पुलिस वालों को अभी टाइम लगना था। टैक्सी वाले को वहीं साइड पर रुकने का कहती जाफा बाहर निकल आई थी। उसका रुख उन खंडराज की जानिब था जहाँ उन आदमियों को ले जाया गया था। वो अभी कुछ फासले पर ही थी जब उसे अंदर से कुछ आदमियों की चीखने की आवाजें आने लगी थी, जैसे उन आदमियों को बुरी तरह तशद्दुद किया जा रहा था। जाफा वो दिल सोच चीखें सुनकर ही पसीने में नहा गई थी। उफ, मैं कितना लेट हो गई, अल्लाह पूछे तुमसे हनान। वो एक पल के लिए उसका दिल चाहा था यहीं से वापस पलट जाए, मगर फिर अंदर होते जुल्म से भी वो आंखें नहीं फेर सकती थी। वो शुरू से ऐसी ही थी, दूसरों की फिक्र और मदद करने के चक्कर में अपनी सेफ्टी भी दांव पर लगा देती थी, जैसा इस वक्त कर रही थी। बिना अंदर मौजूद खतरे की परवाह किए वो कदम आगे की जानिब बढ़ा गई थी। दरवाजे पर दो हट्टे कट्टे आदमी असला उठाए खड़े थे। इजाफा फौरन पीछे हुई थी। क्या करूं मैं अब, कैसे पता लगाऊं अंदर क्या चल रहा है? उन बेचारे बेगुनाह लोगों को क्यों लाया गया है यहाँ, और उन पर इस तरह तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? कौन है ये लोग? अज़फ़ा दीवार की ओर में खड़ी इसी कश्मकश में मुतबा थी जब अंदर से फायरिंग की आवाज़ के साथ ही उसके मुंह से खौफ के आलम में चीख बरामद होते होते रह गई। होठों पर लहसती हथेली जमाए उसने बामुश्किल अपनी चीख रोकी थी। अपनी जानिब आते कदमों की आवाज़ पर अज़फ़ा जल्दी से दाएं जानिब बढ़ गई थी, जहाँ लाइटिंग कम होने की वजह से कुदरत अंधेर तरीकी छाई हुई थी। जब वहाँ उसे एक तरफ बनी खिड़की नजर आई थी, इजाफा ने एक लम्हे की भी देर किए बगैर पंजों के बाल ऊपर होते खिड़की से अंदर झांका था, लेकिन अंदर का मनाज़र देखते इजाफा के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक निकाब पोश आदमी जो कुदरत तरीकी में खड़ा था, हाथ में तन्हाई खतरनाक किस्म का लोहे की तारों से मस्क्रीन बड़ी खंजर हाथ में पकड़े उन आदमियों की गर्दनों को चीर रहा था। अज़ाफा ने अपनी अब तक की जिंदगी में इससे ज्यादा खौफनाक और दिल हिला देने वाला मनाजर आज तक नहीं देखा था। खून की बहती धारें देख उसके मुंह से दिल खराश चीख बरामद हुई थी, जो अंदर मौजूद दरिंदे बने अफराद की समातों तक बासानी पहुंच गई थी। उस आदमी ने पलट कर उस जानिब देखा था, मगर तब तक अज़ाफा खिड़की से पीछे हट गई थी। उसका पूरा वजूद बुरी तरह लहज रहा था। उसने एक कदम भी आगे बढ़ाना मुहाल हो रहा था, मगर इन दरिंदा सिर्फ लोगों से अपनी जान बचाकर भागने के लिए बमुश्किल अपने वजूद को घसीटते वहां से हट गई थी। उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी थी। अज़ाफा का दिल सूखे पत्ते की तरह लहजने लगा था। यहाँ आते उसे कतई अंदाजा नहीं था कि ऐसी सूरत हाल भी पेश आ सकती है, वरना वो इतनी बहादुर बनकर यहाँ कभी ना आती।